हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में ये वीडियो रिलेटेड है क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में वन वर्ड टाइप क्वेश्चन रहेंगे और वो क्वेश्चन रिलेटेड है क्लास 9th का जो बायो का चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल। उससे रिलेटेड है। उससे रिलेटेड कुछ वन वर्ड टाइप आंसर क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और अगर आपको आंसर पता है या नहीं पता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वीडियो को पॉज करिए और पता करिए कि इसका आंसर आपको आता है कि नहीं आता, और नहीं आता तो हम तो आंसर दे ही रहे हैं। चलिए, तो जो फर्स्ट चैप्टर है बायो का उससे रिलेटेड है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन लिखा है कि विच प्लास्टिड आर कलरलेस। कौन सा प्लास्टिड होता है जो कि कलरलेस होता है? तो उस प्लास्टिड का नाम है ल्यूकोप्लास्ट। क्या नाम है उसका? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो प्लास्टिड होता है वो क्या होता है? कलरलेस होता है, मतलब उसका कोई भी कलर नहीं होता। और ये कहाँ पाया जाता है? तो तुम्हें पता है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है। तो प्लांट के ऐसे पार्ट जहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के लायक नहीं होते हैं या उनके लिए नहीं बने होते हैं, फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती है उनको, उस पार्ट में पाए जाते हैं। जैसे रूट में पाया जाता है, स्टेम में पाया जाता है। तो ये जो ल्यूकोप्लास्ट प्लास्टिड होता है ये क्या होता है? कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ओके, अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है एन अनराइप ग्रीन फ्रूट चेंज कलर व्हेन इट राइपन्स, द रीजन बीइंग। मतलब जो हरा जो ग्रीन फ्रूट्स होते हैं जब वो पक जाते हैं तब उनका कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होकर दूसरा कलर हो जाता है। आपको भी पता होगा कि जो फ्रूट्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है जब वो पक जाते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का देखो, इसके पीछे का रीजन ये है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो फ्रूट्स में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उनका कलर दूसरा होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट इनटू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, क्रोमोप्लास्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। अब ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्रोमोप्लास्ट क्या है? तो देखो, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरोफिल की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के लिए, और क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? एनर्जी देने का काम करता है, प्लांट को एनर्जी देने का काम करता है। किसके प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ओके, और ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट। एक पिगमेंट होता है कैरोटीनॉइड पिगमेंट, आगे पढ़ोगे, उसको क्या करता है? उसको बनाने का काम और उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। और उसके बाद इन फ्लावर, जैसे फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गया, लीव्स हो गया, तो और लीव्स हो गया, रूट्स हो गया, इस सब में जो कैरोटीनॉइड पिगमेंट होता है उसको बनाने का काम कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट करता है। ये शायद आपके क्वेश्चन में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है। तो जान लो कि ये क्या करता है? ये सिंथेसिस करता है और स्टोरेज करता है। किसका स्टोरेज करता है? ये कैरोटीनॉइड पिगमेंट का स्टोरेज करता है। लीव्स में, फ्लावर में, फ्रूट में, रूट्स में, इस सब में करता है। ठीक, तो मतलब जो ग्रीन फ्रूट होता है, जब ग्रीन फ्रूट पक जाता है तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जो ग्रीन फ्रूट होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? क्रोमोप्लास्ट में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे है, द फिनोमिना व्हेन साइटोप्लाज्म श्रिंक इन अ हाइपरटोनिक मीडियम इज कॉल्ड। अब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक तीनों तुम लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें क्या होता है कि हाइपरटोनिक में क्या होता है कि सॉल्यूट ज्यादा होता है, सॉल्वेंट कम होता है। और तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट का जो वाटर होता है वो हायर कंसंट्रेशन से निकलकर लोअर कंसंट्रेशन में चले जाता है, गोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट सोल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो उस सॉल्यूशन में वो जो सेल होता है वो क्या हो जाता है? वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। और इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तुम्हें पता होगा कि सेल में क्या होता है? सेल में जब सेल में वाटर फिल हो जाता है, यानी कि सेल के अराउंड में ज्यादा पानी है और सेल के अंदर कम वाटर है, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर बाहर से अंदर आ जाता है। तो सेल क्या हो जाता है? सेल स्वेलो हो जाता है, फूल जाता है। और जब बाहर चला जाता है तो सेल पिचक जाता है, श्रिंक हो जाता है। तो जब सेल के अंदर का जो वाटर का कंसंट्रेशन है जब वो बाहर चला जाता है, हायर से लोअर में चला जाता है, तो बेचारा जो सेल होता है वो पिचक जाता है। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट फिनोमिना इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। ओके, अब उसके बाद
फोर्थ यहाँ पे लिखा है इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल होता है वो तो लिविंग होता है, यस लिविंग होता है, तो उसको एनर्जी की जरूरत है, यस एनर्जी की जरूरत है। कौन देगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी, ढेर सारी एनर्जी रिलीज करता है। कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, ठीक। तो क्लोरोफिल एनर्जी ढेर सारी रिलीज करता है, तो वो एनर्जी जो रिलीज हो रही है उसको स्टोर भी करना है। आपके खेत से क्रॉप यानी कि जो अनाज होते हैं वो उगाए गए, काटे गए, ढेर सारा अनाज काटा गया, ढेर सारा अनाज आ गया है। अब उसको क्या करना है? एक ही दिन में तो खा नहीं लोगे, एक ही दिन में तो यूटिलाइज नहीं कर लोगे, सब कुछ एक ही दिन में बना नहीं लोगे, उसको क्या करोगे? स्टोर करोगे। तो जिस प्रोसेस में स्टोर करोगे, और वो क्या है? वो आपका एनर्जी ही है। जैसे तुमने जहाँ पे धान है या फिर कह सकते गेहूं है और उसके बाद जो सरसों है, जहाँ कहीं भी स्टोर करोगे वो क्या है? वो एक टाइप की एनर्जी ही तो है जो आपको मिलेगी। तो जो प्लांट के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? तो वो होती है एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है? वो होती है एटीपी के फॉर्म में होती है। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं एटीपी का फुल फॉर्म होता है, ओके आई विल यूज अ सेकंड मार्कर। सो एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनो, क्या होता है? एडिनोसाइन, ठीक, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और एनर्जी स्टोरेज का काम होता है, समझ लो कि एनर्जी है ये आपकी, ठीक, आपकी है, प्लांट की है। अब उसके बाद लिखा है फिफ्थ है इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का जो पावर हाउस होता है, मतलब जहां से पावर जनरेट होती है, जहां से एनर्जी आपको मिलती है, जहां पे एनर्जी का सिंथेसिस होता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं, आपको पता होगा बहुत अच्छे से, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब इसके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होती है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और उसके बाद क्या है? रॉड शेप में होता है, और जो कि प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। ध्यान रखो, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक ऑर्गेनेल है जो कि साइटोप्लाज्म में होता है, और उसके बाद प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है, और डबल मेम्ब्रेन भी होता है। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी का जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं पे होता है। अब उसके बाद सिक्स क्वेश्चन है कि क्वाइन द टर्म सेल। अब उसके बाद यहाँ पे ये बात है कि सेल, जैसे जो सेल है, सेल की डिस्कवरी किसने करी या बताया किसने कि इसको तुम सेल बोलोगे, इस स्ट्रक्चर को तुम सेल बोलोगे। जैसे कि जो कॉर्क होता है, जो पेड़ की छाल होती है, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो उसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई पड़े, तो उन कंपार्टमेंट को सेल का नाम दिया गया। ये नाम किसने दिया? ठीक है, जो कंपार्टमेंट होते हैं छोटे छोटे, उनको कुछ और भी तो बोल सकते थे, सेल ही क्यों बोला गया? और सेल किसने बोला? ये नहीं पूछा जा रहा कि क्यों बोला गया, किसने बोला उसको सेल, कौन बताया कि उसको सेल बोला जाएगा? उन कंपार्टमेंट को, जो पेड़ की छाल होती है, उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, छोटे छोटे कमरे रूम टाइप के दिखाई पड़े, उन रूम का एक नाम रखा गया सेल, उसको किसने कहा? तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका रॉबर्ट हुक। क्या नाम है? रॉबर्ट, यहाँ पे लिख देते हैं, रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था पहली बार, ठीक। अब उसके बाद सेवेंथ क्वेश्चन है व्हाट आर द एसेंशियल प्रोटीन एंड लिपिड रिक्वायर्ड फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो वेयर यहाँ पे लिखा है वेयर आर द एसेंशियल प्रोटीन, जो प्रोटीन है और जो लिपिड है फॉर सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर्ड मतलब क्या होता है? बनाना, मतलब उत्पादन या फिर बनाया कहाँ जाता है? जो ये लिपिड प्रोटीन है और जो लिपिड है, जो प्रोटीन है और जो लिपिड है, इसका मैन्युफैक्चर कहाँ पे, इसको मैन्युफैक्चर कहाँ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है इसकी? तो भैया लिपिड और उसके बाद क्या है? प्रोटीन, ये दोनों एनर्जी देने का काम करेंगे और आउटर लेयर बनाएंगे, मतलब टोटली कह सकते हो सेल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे। अलग अलग प्रोसेस होता है। तो ये पाया कहाँ जाता है? सेल में पाया कहाँ जाता है? क्योंकि सेल में ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आंसर आपको खुद देना है। हमने हिंट दे दिया है कि जो प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, वो क्या करता है? सेल को मतलब स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है, एनर्जी देने का काम करता है। तो अब बताओ ये कहाँ पाया जाता है? तो अब इसका हिंट दे दिया है और इसी पूरे वीडियो में भी इसका आंसर है। सो आई होप यू विल फाइंड इट। सो क्वेश्चन नंबर 8 है द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर। देखो क्या करता है, क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? सिंपल शुगर में। मतलब कह सकते हो मॉडिफिकेशन करने का काम करता है। मॉडिफिकेशन मतलब कि जैसे कि जो एनर्जी बनी या एनर्जी का जो प्रोडक्शन हुआ या प्रोटीन का जो प्रोडक्शन हुआ, उसको क्या करता है? उसका मॉडिफिकेशन करता है। मॉडिफिकेशन करने का मतलब उसको रीशेप करेगा या अलग अलग शेप में डिवाइड करेगा, उसके बाद उसको आगे की तरफ प्रोसेस करवाएगा या अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। तो ये काम कौन करता है?
ये कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो कॉम्प्लेक्स शुगर को या कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में कन्वर्ट करता है, यानी कि कह सकते हो कि मॉडिफिकेशन भी करने का काम करता है। तो ये कौन करता है? ये आपका करता है कि जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो इसका करते हैं। ठीक, तो जो गोल्जी अपरेटस होते हैं वो क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर को किस में कन्वर्ट करते हैं? कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करते हैं सर गोल्जी उसमें सिंपल शुगर में। ठीक है, अब उसके बाद किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल का मतलब क्या है? आपके घर में अगर किचन होगा तो उस किचन में काम क्या होता है? उस किचन में सर खाना बनता है। किचन में और क्या काम होता है? किचन में खाना ही बनता है। तो अगर किचन में खाना बनता है तो सेल में खाना कहाँ बनता है? ये बात तो समझनी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट जो है, प्लांट है या जो सेल है या प्लांट है, तो प्लांट लिविंग है, उसको भी फूड की जरूरत है। अब तुम्हें पता है कि जो प्लांट होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब खुद ही खाना बना लेते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं लाइक अस। तो ये खाना बनाते हैं, यस, ये फूड का सिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये फूड का सिंथेसिस कहाँ होता है? क्योंकि पूरे, जैसे तुम्हारा घर है तो पूरे घर में खाना तो बनता नहीं है, कोई एक स्पेसिफिक रूम होगा जहाँ पे, जिसको किचन बोला गया, वहीं पे खाना बनता है। उसी तरीके से प्लांट में खाना कहाँ बनता है? किचन ऑफ द सेल। उसको किचन कहाँ बोला जाता है, किसको बोला जाता है? तो आप ध्यान रखिए, वही लिखा हुआ था यहाँ पे, ये देखो, जो क्लोरोप्लास्ट है यही चीज है, इसी को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है यही क्या होता है? किचन ऑफ द सेल, यहीं पे फूड का सिंथेसिस होता है। सर यहाँ कैसे होता है? क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर फूड। तो प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यस, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो देखो, घर प्लांट का खाना कैसे बनता है? बाहर से उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और उसके बाद सन की लाइट मिल रही है, उसको वाटर भी बाहर से ही मिल रहा है। एक चीज होती है जो प्लांट में पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ये सारा जो मटेरियल है ये जाके कहाँ इकट्ठा होता है? क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, वहीं खाना बनता है। तो किचन ऑफ द सेल इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब तुम्हें पता है दो टाइप के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब बहुत पुराने जमाने के प्रिमिटिव सेल होते हैं, मतलब जो ट्रू न्यूक्लियस उसमें नहीं होता है, फॉल्स न्यूक्लियस या कह सकते हो कि बिफोर न्यूक्लियस, और उसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस क्या, न्यूक्लियर एनवलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और यूकैरियोटिक क्या होते हैं? जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, वो ईकैरियोटिक। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, उसको हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। ओके, बेसिक चीजें हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सी चीजें एब्सेंट होती हैं, बहुत सी चीजें एब्सेंट होती थी। प्रोकैरियोटिक सेल बहुत पुराना है और यूकैरियोटिक सेल में वो सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोकैरियोटिक सेल में, कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है? क्योंकि ढेर सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और उसके बाद गोल्जी बॉडी हो गई, गोल्जी अपरेटस हो गया, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि किसमें सिर्फ और सिर्फ किसमें देखने को मिला? प्रोकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ कौन सा सेल ऑर्गेनल देखने को मिला? वो था भैया आपका राइबोसोम्स। क्या थे आपके? राइबोसोम। राइबोसोम जानते हो, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये सारी बातें आपको आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। तो चलिए ठीक है, अब इसको आप नोट करिए और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर यू हैव टू गिव इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी सारे समझ में आए होंगे और ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।